1988 का साल। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ सेना का घेरा था। अंदर खतरनाक आतंकवादी छिपे हुए थे। उनके पास भारी हथियार थे और वह किसी भी वक्त मंदिर को उड़ाने के लिए तैयार थे। तभी मंदिर के अंदर एक आदमी दिखाई देता है। वह हुलिये से एक आम रिक्शा वाला लग रहा था। आतंकवादियों को लगा कि वह उनकी मदद करने आया है। वह आदमी उनके साथ घुल मिल गया। उसने उनका भरोसा जीत लिया। उसने उनकी ताकत और उनके हथियारों की सारी जानकारी जुटा ली। जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हुआ तब दुनिया को पता चला कि वह कोई साधारण रिक्शा वाला नहीं था। वह भारतीय खुफिया एजेंसी का एक जासूस था। उसका नाम था अजीत डोभाल। 80 साल की उम्र, 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और एक जिंदगी जो किसी फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक रही। इस डॉक्यूमेंट्री में आप जानेंगे कि कैसे एक IPS अफसर पाकिस्तान में 7 साल तक छुप कर रहा, कैसे उसने एक परमाणु बम बनाने की साजिश को रोका, कैसे उसने गोल्डन टेम्पल में घुसकर आतंकियों का नक्शा तैयार किया और कैसे एक रिटायर्ड जासूस ने देश के सबसे बड़े पद पर बैठकर दुनिया को बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अजीत डोभाल की असली कहानी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में घिरी बनेलस शून्य नाम का एक छोटा सा गाँव है, पहाड़ों से घिरा हुआ। इसी गाँव में एक बच्चे का जन्म हुआ, अजीत कुमार डोभाल। पिता का नाम GN डोभाल था और वह भारतीय सेना में मेजर थे। माँ की तरफ से एक और खास बात थी। माँ उत्तर प्रदेश के मशहूर मुख्यमंत्री HN बहुगुणा की चचेरी बहन थी, यानी खून में देश सेवा थी और पहाड़ों की कठोरता ने बचपन से ही एक मजबूत इंसान बनाया। पढ़ाई के लिए अजीत डोभाल को अजमेर भेजा गया। वहाँ किंग जॉर्जिस रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। यह वही स्कूल था जहाँ देश के कई बड़े सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी तैयार होते थे। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, रणनीति और नेतृत्व सिखाया जाता था। स्कूल के बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री ली और फिर 1968 में सिर्फ 22 से 23 साल की उम्र में उन्होंने UPSC की परीक्षा दी, पहले ही प्रयास में, और पास हो गए। IPS मिला केरल कैडर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह साधारण दिखने वाला युवा अफसर एक दिन भारत का सबसे खतरनाक इंसान बनेगा। अजीत डोभाल की पहली पोस्टिंग हुई कोटायम केरल ASP यानी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर। केरल उस वक्त एक बेहद जटिल राज्य था। वहाँ CPM यानी कम्युनिस्ट पार्टी, RSS, मुस्लिम संगठन सभी के बीच तनाव था। राजनीतिक हिंसा आम बात थी। 28 दिसंबर 1971 थल्लासेरी शहर के होटल नूरजहां से एक जूता फेंका गया। बस यही काफी था। देखते ही देखते शहर जल उठा। 4 दिनों के अंदर 569 सांप्रदायिक घटनाएं हो गई, दुकानें जलाई गई, लोग मारे गए। पूरा शहर डर के साए में था। केरल के गृह मंत्री के करुणाकरन ने फैसला किया, इस काम के लिए सिर्फ एक इंसान सही है। उन्होंने अजीत डोभाल को थल्लासेरी भेजा। 2 जनवरी 1972 को डोभाल वहां पहुंचे और सिर्फ एक हफ्ते में दंगे शांत हो गए। एक हफ्ते में। यह कोई जादू नहीं था, यह थी डोभाल की रणनीति। वह CPM के नेताओं से मिले, मुस्लिम समुदाय के बड़े लोगों से बात की, RSS के स्थानीय नेताओं को समझाया, किसी को दुश्मन नहीं माना, सबको समझाया और जो सामान लूटा गया था वह भी वापस करवाया। यह डोभाल का पहला सबक था। दुश्मन को हराने के लिए हमेशा बंदूक की जरूरत नहीं होती, कभी कभी दिमाग ज्यादा काम करता है। इसके तुरंत बाद उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के डायरेक्ट ऑन ऑपरेशंस विंग में शामिल कर लिया गया। यहीं से शुरू हुई अजीत डोभाल की असली जिंदगी। 1972 भारत के पूर्वोत्तर में एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था। मिजोरम, जो उस वक्त असम का हिस्सा था, वहाँ लाल डेंगा नाम के एक नेता ने मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बनाई थी और उसने एक अलग देश की मांग की थी। मिजो लोगों की भाषा, संस्कृति, खाना सब असम से बिल्कुल अलग था। असमीज भाषा उन पर थोपी जा रही थी और उस नाराजगी को लाल डेंगा ने हथियार बना लिया। MNF के साथ एक और खतरनाक बात हुई। असम राइफल्स की दूसरी बटालियन को बर्खास्त किया गया था और उसके कई जवान MNF में शामिल हो गए। यानी अब आतंकियों के पास ट्रेनिंग थी, हथियार थे और जंगलों की पूरी जानकारी थी। IB ने अजीत डोभाल को मिजोरम भेजा। उनका काम था MNF को अंदर से तोड़ना। डोभाल ने पहले अध्ययन किया, समझा कि MNF की असली ताकत कहाँ है और उन्होंने पाया कि 7 पूर्व कमांडो थे जो MNF की रीढ़, इन्हीं 7 लोगों के दम पर पूरी बगावत चल रही थी। डोभाल ने एक काम किया जो सुनने में बेहद साधारण लगता है लेकिन था बेहद खतरनाक। उन्होंने इन मिलिटेंट्स से दोस्ती करनी शुरू की। घर पर बुलाया, खाना खिलाया, भरोसा जीता और घर पर जो खाना खिलाया वो था सुअर का मांस। मिजो समाज में सुअर का मांस खाना बहुत आम है, लेकिन डोभाल एक गढ़वाली ब्राह्मण थे। उनके घर में यह कभी नहीं पकता था, फिर भी उन्होंने अपने घर में यह बनवाया। मिलिटेंट्स को खिलाया क्योंकि भरोसा जितना ना था और उनकी पत्नी छाया को यह बात सालों बाद पता चली। यह है एक जासूस की जिंदगी जहां घर वालों को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई जा सकती। 2 साल की मेहनत के बाद 6 कमांडर भारत के साथ आ गए और जब MNF की कमर टूटी तो लाल डेंगा को शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि 1986 में मिजोरम शांति समझौता हुआ। मिजोरम एक अलग राज्य बना। 1974 सिक्किम एक छोटा सा
सा पहाड़ी राज्य जो उस वक्त भारत का हिस्सा नहीं था। लेकिन वहाँ एक खतरनाक खेल चल रहा था। एक तरफ चीन था जो सिक्किम के राजा पालदेन थंडुक नाम गयाल को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ CIA था जिसका अपना एजेंट राजा के बेहद करीब था। वो एजेंट कोई और नहीं, राजा की अमेरिकन पत्नी होपक थी। और तीसरी तरफ भारत था जो यह नहीं चाहता था कि सिक्किम चीन या अमेरिका के हाथ में जाए। रॉ के तत्कालीन प्रमुख हारेन काऊ और जॉइंट डायरेक्टर PN बनर्जी ने एक योजना बनाई और उस योजना को जमीन पर उतारने के लिए भेजा गया। अजीत डोभाल को। डोभाल ने काजी लैंड ऑफ दर्जी से संपर्क किया। काजी सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता थे। वह राजा की निरंकुशता से नाराज थे। वह चाहते थे कि सिक्किम में लोकतंत्र आए। डोभाल ने काजी को समझाया, भारत की तरफ झुकाया। 1974 में सिक्किम में पहला आम चुनाव हुआ। काजी मुख्यमंत्री बने और फिर काजी ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को सिक्किम में बुलाने की मांग की। भारतीय सेना ने राजा के महल को घेर लिया। राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जनमत संग्रह हुआ। 97% लोगों ने भारत के साथ रहने का फैसला किया। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया, बिना एक गोली चलाए, बिना एक इंसान को नुकसान पहुंचाए। 1977 पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम। भारत की खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि पाकिस्तान एक गुप्त तरीके से परमाणु बम बना रहा है। काहुता में एक परमाणु केंद्र बनाया जा रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। बिना सबूत के दुनिया को कुछ नहीं बताया जा सकता था, तो सबूत कहां से लाएं? काहुता की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां कोई सीधे जा ही नहीं सकता था। हर तरफ फौज थी, हर बाहरी इंसान पर नजर रखी जाती थी। तब डोभाल ने एक ऐसा तरीका सोचा जो सुनने में बेहद छोटा लगता है, लेकिन था बेहद शानदार। परमाणु केंद्र में काम करने वाले वैज्ञानिक रोज कहीं न कहीं तो जाते थे। वह भी इंसान थे, उन्हें भी बाल कटवाने होते थे। डोभाल ने उस नाई की दुकान का पता लगाया जहाँ परमाणु केंद्र का एक वैज्ञानिक बाल कटवाने जाता था और फिर उन्होंने वह कटे हुए बाल चुरा लिए। वह बाल भारत भेजे गए। जांच हुई और जांच में पाया गया कि उन बालों में रेडियो एक्टिव कण मौजूद थे। सबूत मिल गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी भेजे गए विश्लेषण के लिए, और इस ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान को अपने परमाणु कार्यक्रम में देरी करनी पड़ी। 1970 पाकिस्तान। IB ने डोभाल को पाकिस्तान में अंडर कवर भेजा। वो एक पाकिस्तानी मुसलमान बनकर रहे। ये कोई कुछ दिनों का मिशन नहीं था, यह 6 से 7 साल का मिशन था। 6 से 7 साल तक वो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में काम करते रहे और साथ ही अपना अंडरकवर काम भी। एक बार एक बूढ़े पाकिस्तानी हिंदू ने डोभाल को देखा। उसने डोभाल के कान देखे, उनमें छेद थे जो आमतौर पर हिंदुओं में होता है। उस बूढ़े ने डोभाल के पास आकर धीरे से कहा, मैं भी हिंदू हूँ। वो बूढ़ा पाकिस्तान में छुप कर रह रहा हिंदू था और उसने डोभाल को पहचान लिया। उस पल डोभाल ने क्या सोचा होगा यह सिर्फ वही जान सकते हैं। साथ साथ हर पल खतरा, हर बात झूठ, हर पहचान नकली, और इस सब के बावजूद वह कभी नहीं पकड़े गए। अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी अब तक की सबसे बड़ी कहानी है तो अभी रुकिए, क्योंकि जो अब होने वाला है वह इस सबसे भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें डोभाल ने अकेले बिना किसी हथियार के आतंकियों के बीच घुसकर उनका नक्शा तैयार किया। 1988 अमृतसर 4 साल पहले 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था। इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल से आतंकियों को निकालने के लिए सेना भेजी थी। उसमें बहुत नुकसान हुआ था, मंदिर को भी, लोगों को भी, और अब 1988 में फिर से अलगाववादियों ने गोल्डन टेम्पल पर फिर से कब्जा कर लिया था। हथियार अंदर थे, आतंकी अंदर थे, लेकिन इस बार राजीव गांधी की सरकार एक बात पर अड़ी थी, हरमिंदर साहिब यानी मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यह शर्त ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बना देती थी। पहले यह जानना जरूरी था कितने आतंकी हैं, कहाँ हैं, कौन से हथियार हैं, कौन सी जगह सबसे ज्यादा खतरनाक है, और यह जानकारी लाने के लिए किसी को अंदर जाना होगा। DGP के PS गिल जमीन पर थे, लेकिन अंदर जाने का काम सिर्फ एक इंसान कर सकता था, अजीत डोभाल ने एक रिक्शा चालक का भेष धारण किया। 10 दिन तक वह रिक्शा चलाते रहे। गोल्डन टेम्पल के आसपास अलगाववादियों से धीरे धीरे पहचान बढ़ाई, उनसे बात की, उनका भरोसा जीता, और फिर एक दिन उन्होंने उन आतंकियों को बताया, मैं ISI का आदमी हूँ, पाकिस्तान ने मुझे भेजा है, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। यह झूठ उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि 7 साल पाकिस्तान में रहने की वजह से उनका लहजा, उनकी भाषा, उनकी जानकारी सब परफेक्ट थी, कोई शक नहीं कर सकता था। आतंकियों ने भरोसा किया और डोभाल 2 दिन तक गोल्डन टेम्पल के अंदर रहे। 2 दिन आतंकियों के बीच। इस दौरान उन्होंने सब कुछ नोट किया, कितने मिलिटेंट्स हैं, कहाँ खा है, कौन से हथियार हैं, कौन सी जगह सबसे कमजोर है, और सबसे जरूरी कहाँ से हमला करने पर मुख्य मंदिर को नुकसान नहीं होगा। यह जानकारी लेकर वह बाहर आए और फिर 9 मई 1988 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 शुरू हुआ। पहले 2 दिन CRPF ने संभाला। मुख्य मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा, एक भी सुरक्षा कर्मी की जान नहीं गई, एक भी आम नागरिक की जान नहीं गई। 1989 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र मिला। 1990
90 का दशक कश्मीर जल रहा था। आतंकवाद अपने चरम पर था। हर तरफ बम, बंदूकें, मौत और इस आग में एक नाम था कुकापरे। कुकापरे हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा कमांडर था। पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में हिंसा फैला रहा था। उसके पास 5000 से ज्यादा आतंकी थे। डोभाल को लंदन से वापस बुलाया गया सिर्फ इस एक मिशन के लिए। डोभाल ने कुकापरे से सीधे मुलाकात की और कुछ महीनों में कुकापरे का दिल बदल गया। वो भारत की तरफ आ गया और जब कुकापरे आया तो उसके 5000 आतंकी भी आए। इन्हीं आतंकियों ने हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ना शुरू किया। आतंकियों से ही आतंकियों को लड़वाना यह था डोभाल का सबसे बड़ा दाव। इसका नतीजा यह हुआ कि 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सके, एक ऐसा काम जो उससे पहले असंभव लग रहा था। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो दुबई में और फिर पाकिस्तान में छुपा बैठा था। 23 जुलाई 2005 दुबई का ग्रैंड हयात होटल। दाऊद की बेटी महारूक की शादी थी। लड़का था जावेद मियादाद का बेटा जुनैद। जावेद मियांद पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर। बड़ी पार्टी थी और दाऊद वहां होगा। यह एक मौका था। रिटायर्ड हो चुके डोभाल को एक गुप्त मिशन सौंपा गया। छोटा राजन की गैंग की मदद ली गई। दाऊद और छोटा राजन पुराने दुश्मन थे। 2 शूटर तैयार किए गए। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा गुप्त जगह पर ट्रेनिंग दी गई। नकली दस्तावेज बनाए गए। दुबई के टिकट कटाए गए। लेकिन तभी मुंबई पुलिस ने होटल पर छापा मारा। दोनों शूटर गिरफ्तार हो गए और यह पूरा मिशन मीडिया में लीक हो गया। दाऊद बाल बाल बच गया। यह डोभाल की पहली और शायद एकमात्र बड़ी असफलता थी। लेकिन एक असफलता से डोभाल रुकने वाले नहीं थे। 2005 से 2014 तक रिटायरमेंट के बाद डोभाल ने 2 काम किए। पहला, 2008 में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात की स्थापना में मदद की। यह देश की पहली यूनिवर्सिटी थी जो पुलिस साइंस और आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित थी। दूसरा, 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की। यह एक थिंक टैंक था जहां राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरी रिसर्च होती थी और इसी थिंक टैंक ने डोभाल को एक नई पहचान दी। वह अब सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वह एक रणनीतिकार बन गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के हर मुद्दे पर उनकी राय मांगी जाती थी और 2014 में देश की सरकार बदली। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 30 मई 2014 को अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA बनाया गया। वो इंसान जो कभी बिना नाम के काम करता था, अब देश का सबसे ताकतवर सुरक्षा अधिकारी बन गया था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला, 40 जवान शहीद और इस बार भारत का जवाब और भी बढ़ा था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर को नष्ट किया। यह पहली बार था 1971 के बाद जब भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर हवाई हमला किया और इसकी योजना NSA अजीत डोभाल के कमरे से निकली थी। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ। यह एक ऐसा फैसला था जिसकी प्लानिंग में डोभाल की भूमिका बेहद अहम थी। सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तैयारी और सब कुछ डोभाल की निगरानी में हुआ। उसी साल 2019 में डोभाल दूसरी बार NSA बने। इस बार उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर रैंक दी गई, बिना चुनाव लड़े, बिना किसी पार्टी से, सिर्फ काबिलियत के दम पर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अजीत डोभाल तीसरी बार NSA बने। 5 साल के लिए 3 बार NSA बनने वाले पहले इंसान। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर में एक और भयानक आतंकी हमला, निर्दोष पर्यटक मारे गए। भारत ने फैसला किया, इस बार जवाब निर्णायक होगा। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंधु, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और उन मारे गए आतंकियों में एक नाम था अब्दुल रऊफ अजहर। 26 साल बाद वो हिसाब पूरा हुआ। डोभाल खुद आज 80 साल के हैं। उनकी फिल्में भी बनी है। धुरंधर और पूरी जैसी फिल्मों में उनकी कहानी को नाटकीय रूप दिया गया, लेकिन असली कहानी किसी फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी।